नमस्कार। चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात कैग के चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी की, जिनकी सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा है, जिसे कैग ने हाई रिस्क फ्रॉड कहा है। फिर बात करेंगे लाउडस्पीकर के चक्रव्यूह में फंसे राज ठाकरे की, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया तो कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई को मिर्ची लगी और उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर मुस्लिमों को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे शराब के चक्रकाल में फंसे पंजाब सीएम भगवंत मान की, जिन्होंने अपनी लत में न गुरुद्वारे का सम्मान किया और न ही अपनी कुर्सी की गरिमा का। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे अपनों के चक्रव्यूह में फंसे असदुद्दीन ओवैसी की, जिसके एक कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ हिंदू बनने का ऐलान किया है और सीएम योगी पर भरोसा जताया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात कैग के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, जिनकी सरकार पर घोटाले का आरोप लगा है। गैंगरेप का मामला अभी बंगाल में ठंडा हुआ ही नहीं था कि ममता बनर्जी का एक नया कारनामा सामने आ गया। मामला 2000 करोड़ रुपए में हेरफेर का है। ये घोटाला उन पैसों का है जो एम्फान तूफान से प्रभावित हुए गरीबों पीड़ितों के घर बनवाने के लिए राज्य सरकार को दिए गए थे। घोटाला ऐसा है कि सीएजी यानी कैग ने तो इसे हाई रिस्क फ्रॉड करार दिया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी जांच करवाए जाने की भी मांग की गई है। दरअसल ये रुपए मई 2020 से जनवरी 2021 के बीच बांटे गए थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि राहत वितरण के ऑडिट में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए सहयोग नहीं किया। साथ ही इस रिपोर्ट में लाभार्थियों का चयन सही ढंग से न किए जाने और पैसे को भी सही से न बांटने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों की जांच के बाद जवाबदेही तय करने की सिफारिश भी की गई है। कैग के मुताबिक लाभार्थियों के चयन में धांधली की गई है। लगभग 1500 केस ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें मौके पर जांच करने वाली टीम को कोई नुकसान नहीं मिला, फिर भी उन्हें 94 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसका मतलब है कि भुगतान में भी धांधली की गई है। कैग ने यह ऑडिट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर की है। ये ऑडिट फरवरी 2021 से सितंबर 2021 तक की गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल एम्फान तूफान की सहायता राशि में किए गए घोटाले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। तब उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया था कि भतीजा इन कंपनी ये पैसा खा गई। ममता सरकार पर इससे पहले भी सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। नवंबर 2021 में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर 1200 करोड़ रुपए के आवंटन में हेराफेरी का आरोप लगाकर कैग से इसकी जांच करने की मांग की थी। सुवेंदु के मुताबिक तमाम क्लबों के लिए बांटे गए 1200 करोड़ रुपए में अधिकतर पैसा तृणमूल कांग्रेस और उससे जुड़े नेताओं को दे दिया गया। कैग ने ममता सरकार के भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट तैयार की है, उससे मुश्किलों में फंसी ममता बनर्जी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले ही बंगाल में गैंगरेप पीड़िता पर आपत्तिजनक टिप्पणी और मामले में टीएमसी नेता के बेटे का नाम सामने आने पर बवाल मचा हुआ है। उसके ऊपर ममता सरकार का ये घोटाला भी सामने आ गया है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय से जांच की मांग की गई है, जिसका मतलब है कि सीबीआई जांच की मार झेल रही ममता पर अगर इनकम टैक्स की जांच के आदेश जारी किए गए तो मामले में बड़े खुलासे होने तय है। यहां कैग के जाल में ममता फंसी तो वहां लाउडस्पीकर के चक्रव्यूह में राज ठाकरे फंस गए। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को बंद कराए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच इस मामले में पीएफआई की भी एंट्री हो गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर पर नमाज को लेकर दिए गए बयान पर कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिमों को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। ठाणे ग्रामीण के मुस्लिम बाहुल इलाके मुब्रा में जुम्मे की नमाज के बाद संगठन के स्थानीय अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी ने ये धमकी दी। उन्होंने धमकाने वाले अंदाज में कहा, हमारा एक दूसरा नारा भी है कि हमको छेड़ो मत,
हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउडस्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे पीएफआई नजर आएगी। इसके अलावा लोगों को उकसाते हुए शेखी ने कहा कि देश में मुस्लिमों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। मामला सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने शेखानी के खिलाफ बिना अनुमति सभा करने और भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि शेखानी ने जिस सभा का आयोजन किया था उसके लिए उन्होंने अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और 135 के तहत केस दर्ज किया है। कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करते हुए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जब से राज ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया है, महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आ गया है। शिवसेना और मनसे में अब हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराए जाने की होड़ मच गई है। दोनों ही पार्टियों की हालत मछली किसके जाल में फंसेगी ऐसी हो गई है। लेकिन अब मामले में पीएफआई की भी एंट्री हुई है, जो कि एक गंभीर बात है, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई की और शिवसेना की ओर से इस मामले को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसके बाद दिल्ली में जो हाल सीएए के समय देखने को मिला, कर्नाटक में जो हाल हिजाब विवाद के दौरान देखने को मिला, वैसा ही हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही मामले में पीएफआई की भूमिका रही और अब इस विवाद में भी पीएफआई कूद पड़ा है, जिसके बाद इस अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का परिणाम हिंदू वर्सेस मुसलमान होता दिखाई पड़ रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर पीएफआई ने राज ठाकरे को धमकी दी और इस बीच शराब की लत ने भगवंत मान की असलियत पंजाब की जनता के सामने लाकर रख दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही हर दिन पार्टी के नेताओं का कोई ना कोई कारनामा सामने आता जा रहा है। पार्टी के नेताओं में न शर्म बची है और ना ही मर्यादा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो नई करतूत सामने आई है वो वाकई शर्मनाक है, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंच गए। दरअसल अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मान ने जालंधर में अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने से पहले तलवंडी साबो गुरुद्वारा तख्त श्री दमदमा साहिब में नशे की हालत में ही माथा टेका था। उनका कहना है कि जब भगवंत मान माथा टेकने आए तो उन्होंने शराब पी रखी थी और वो नशे में थे। उन्होंने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। वहीं एसजीपीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुजीत सिंह विर्क ने भी यही आरोप भगवंत मान पर लगाते हुए सिख समुदाय से माफी की मांग की है। अब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भगवंत मान को लेकर पहले भी इस तरह के कई आरोप लगाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी और भगवंत मान को पंजाब का सीएम बनाए जाने की घोषणा की गई थी, तब भी उन्हें उनकी नशे की लत को लेकर घेरा गया था। तब भी हर किसी को इस बात पर संदेह था कि जो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल सकता वो राज्य को कैसे संभालेगा। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा ने भी मुख्यमंत्री मान को कटघरे में खड़ा किया है। दोनों पार्टियों ने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान सीएम की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो शराब के नशे में थे। साथ ही उनका मेडिकल टेस्ट कराए जाने की भी बात कही गई है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस मामले में मान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। हालांकि आम आदमी पार्टी हर बार की तरह अपने नेता के कारनामे पर पर्दा डालने में लगी है। मामले को लेकर विपक्षी दलों पर सीएम की छवि खराब करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की काली करतूतें तो एक एक कर सबके सामने आती ही जा रही हैं। क्योंकि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसानों के खेत खाली करवाए गए, फिर ईमानदार अफसरों का तबादला करवा दिया गया। उसके बाद हाल में आप समर्थकों ने तरनतारन में कांग्रेस वर्कर को बेरहमी से मार दिया, जिससे पार्टी की गुंडागर्दी भी सामने आ गई। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री की ये शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिससे एक बात साफ हो गई है कि पंजाब को नशा मुक्त करने का दावा करने वाले केजरीवाल के राज में पंजाब की हालत और ज्यादा बुरी होने वाली है। भगवंत मान के काले कारनामों के बीच अपनों के चक्रव्यूह में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फंस गए, क्योंकि खुद को मुस्लिम परस्त बताने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को उसी की पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पत्नी सहित मुसलमान से हिंदू बनने का ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक मुस्लिम पति पत्नी मोहम्मद रुबैद साबिर और समीना परवीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके मुसलमान से हिंदू बनने की घोषणा की है। इसकी वजह बताते हुए इस दंपत्ति ने कहा है कि इन्हें अब अपने शरिया कानून, मजहब और मजहब के लोगों पर भरोसा नहीं है। सब समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें हमारे मजहब के लोगों से ज्यादा सीएम योगी पर भरोसा है। वायरल हुए वीडियो में महिला ने कहा, हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही करना पड़ेगा और हम करेंगे भी। मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है। मेरी शादी के बाद से मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। इकलौता लड़का बताकर अच्छा खासा दहेज मांगा गया। निकाह के बाद भी मेरे अब्बा से पैसे की मांग की जाती रही। मेरे अब्बा के पास पैसे खत्म हो गए तो अब कहां से दे। फिर हमें धमकाया जाने लगा और झूठे मुकदमे लगाने की शुरुआत कर दी गई। मेरे जेवर गिरवी हो गए। मैं हर बड़े मुस्लिम को बिठा चुकी हूं। उनका कहना है कि मैं हर किसी के पास जा चुकी हूं, पर हमें जवाब मिलता है कि अगर तुम्हारा साथ देंगे तो हम भी झूठे केस में फंसा दिए जाएंगे। मेरी मदद करने वालों को भी यही धमकी दी जाती है। ऐसा समाज और मजहब किस काम का। इसी वीडियो में महिला का शौहर बताए जा रहे मोहम्मद रुबैद साबिर ने कहा है, हम हिंदू होना चाहते हैं, हमें मुख्यमंत्री योगी पर भरोसा है। ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। मोहम्मद परवेज भी समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गुंडा है। हमारे अब्बा भी समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो हम पर इतना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इसे पारिवारिक मामला बता रही है, लेकिन इस मामले के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुस्लिम लोगों का अब अपने ही मजहब और उसके लोगों के साथ साथ मुस्लिमों के लिए राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियों पर से भरोसा उठ चुका है। साथ ही ये भी सवाल उठने लगे हैं कि मुस्लिमों ने खुद को इतना बीजेपी विरोधी बना लिया है कि अगर उनके मजहब के लोग बीजेपी से मदद की उम्मीद करते हैं तो अपने ही धर्म के ठेकेदारों के हाथों मारे जाते हैं। जैसे हाल ही में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक बाबर मारा गया था। तो ऐसे में बीजेपी से आस लगाए मुसलमान क्या खुद के मजहब के ठेकेदारों की हिंसा का शिकार होने से डर रहे हैं? धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे बीजेपी का सपोर्ट कर उससे मदद ले सके और मुस्लिम मजहब के ठेकेदार उन्हें बख्श दे। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।